गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आज पढ़ेंगे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि रशिया में सिविल वार होता है। उस सिविल वार में जो रशिया में सिविल वार होता है, उस सिविल वार में क्या होता है, जो बोल्शेविक ग्रुप है, बोल्शेविक ग्रुप जीत जाता है। ठीक है, और फाइनली बोल्शेविक की सरकार बन जाए। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट बोल्शेविक केप्ट, और जो बोल्शेविक है, बोल्शेविक सिविल वार के समय भी इंडस्ट्री को और बैंक को दोनों को नेशनलाइज करके रखा हुआ। मतलब ये किस लिए किया था? सो दैट जो जनता है उनका सपोर्ट उनको मिलता रहे। ओके, प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब वहां से क्या होता है, सिविल वार खत्म होने के बाद सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या सेट किया जाता है, 5 इयर्स का प्लान सेट किया जाता है, सो दैट जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी रशिया की, उसको बढ़ाया जा सके। ऑन दिस बेसिस दे मेड, और इसी बेसिस पे फर्स्ट टाइम 5 इयर्स प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया गया रशिया में। और ये जो 5 इयर्स प्लान है, इसी का कॉपी हमने भी किया था, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में भी 5 इयर्स प्लान चल रहा था, जो 2017 तक चला है। और अभी कोई 5 इयर्स प्लान नहीं चल रहा है। द गवर्नमेंट फिक्स, अब यहाँ पे क्या होता है कि रशिया में जो बोल्शेविक गवर्नमेंट होती है, क्या करती है, प्राइसेस, जो प्राइसेस है उसको फिक्स करती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करती है। और दो 5 ईयर प्लान को फिक्स किया जाता है, एक 1927 टू 1932, और एक प्लान होता है 1933 टू 1938। और ये जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग को सेंट्रलाइज लागू किया जाता है, मतलब रशिया में लागू किया जाता है और एक ही जगह से लागू किया जाता है, सो दैट इंडस्ट्री ग्रोथ हो सके और प्राइस फिक्स कर दिया जा सके, सो दैट लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और इनकम भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो सके, कहाँ से कितना मिल रहा है। अंडरस्टूड। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज। अब देखिए, वो जो वहां पे रिफॉर्म हो रहा है, जो सेटअप हो रहा है, इसके वजह से 1929, बिटवीन 1929 टू 1933, यानी ये जो टाइम था, इस टाइम में 100% ग्रोथ देखने को मिलता है। कौन से सेक्टर में? ऑयल, कोल एंड स्टील के सेक्टर में। न्यू फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है, नई सिटी जो बनाए जाते हैं, एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम को डेवलपमेंट किया जाता है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, सो दैट एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। एंड अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स प्रेजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज। वहां से फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं एंड जो पीजेंट होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी में एंट्री करना, मतलब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का प्रोविजन होता है, सो दैट उनको नई नई चीजें सीखने को मिले और मॉडर्नाइज किया जा सके। क्रैच, फर्स्ट टाइम वहां पे जितनी भी लेडीज वर्कर्स होती हैं, जो लेडीज वर्कर्स होती हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखने के लिए फर्स्ट टाइम वहां पे क्रैच, आप लोगों को पता भी होगा, वहां पे क्रैच सिस्टम, जहाँ पे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, बच्चों को देखने वाले जैसे लेडी होती हैं, और बच्चों को खेलने के लिए वहां पे तरह तरह की सुविधाएं होती हैं। वो सब सारी सुविधाएं फर्स्ट टाइम वहां पे इस्टेब्लिश किया गया, सो दैट जो लेडी वर्कर हैं वो आराम से काम करें और उनके बच्चे भी आराम से रहें। एंड चीफ पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। और चीफ पब्लिक हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल, एक तरह से छोटे छोटे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए गए, और जो इस्टेब्लिश किया गया उसमें क्या गया, सस्ता सस्ता मतलब ऐसे हो कि ताकि कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, आराम से अपने जो मेडिसिन लेने का खर्चा है वो उठा सके, मतलब अफोर्ड कर सके। एंड मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर द वर्कर्स। और हमने पढ़ा था कि जब जो वर्कर्स थे, उनका कंडीशन बहुत खराब था। तो ये जब सिविल वॉर खत्म हो जाता है और इसके बाद बोल्शेविक गवर्नमेंट आती है, तो वहां पे एक तरह से मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, सो दैट वर्कर का जो जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया जा सके। अंडरस्टूड। स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन। देखिए, ये क्या होता है, कलेक्टिविजेशन का मतलब सामूहिकरण। कोई काम जब आदमी समूह में मिलकर करता है तो उसको बोलते हैं कलेक्टिविजेशन।
तो यहाँ पे क्या होता है हमने पढ़ा था, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या है स्टेलिनिज्म क्या है। द पीरियड of the early planned economy was linked to the disaster of the collectiveness of the agriculture। अब क्या होता है जो इकोनॉमिक प्लान है उसको किससे लिंक किया जाता है कि हम एग्रीकल्चर को जो एक खेती करना है उसमें कलेक्टिवनेस की तरह मतलब कई लोग मिलके खेती करेंगे, ऐसा प्लानिंग होता है। होता क्या है बाय 1927 टू 1928 ये 1 ईयर्स के बीच में यहाँ पे जो गैप है, ठीक है। द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेज एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू द गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो ग्रेन का जो प्राइस है फिक्स कर देती है, वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है कि इसमें पीजेंट का फायदा होगा कि लॉस होगा। वो जो प्राइस फिक्स करती है उसमें वो देखती है कि उसको गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करने से गवर्नमेंट को कितना फायदा हो। अब उसके वजह से क्या होता है जो पीजेंट है वो अपने सामान को अपने ग्रेन को सेल करने से मना कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है स्टेलिन, स्टेलिन कौन है? स्टेलिन, स्टेलिन क्या था? लेनिन का भाई था। जब लेनिन मर जो व्लादिमीर लेनिन है जो बोल्शेविक ग्रुप का फाउंडर था, वो जब मर जाता है तो उसका पूरा जो रशिया का बागडोर है, पूरा बोल्शेविक जो ग्रुप है वो किसके हाथ में चला जाता है? स्टेलिन के हाथ में चला जाता है, ठीक है। स्टेलिन मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्टेलिन के हाथ में सत्ता पूरी चली जाती है। हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द लेनिन? लेनिन के बाद स्टेलिन पार्टी को लीड करता है। इंट्रोड्यूस फॉर्म इमरजेंसी मेजर्स। अब क्या करता है वो? क्या करता है एक तरह से इमरजेंसी मेजर्स जो उसने कलेक्टिवाइजेशन की बात बोलता है। होता क्या है रियलिटी में कि वहां पे जब प्राइस फिक्स हो जाती है तो लोग खेती करना बंद कर देते हैं, किसानी करना बंद कर देते हैं। छोटे छोटे जब हमने देखा था कि बहुत बड़े जब लैंड लॉर्ड होते थे, जमींदार होते थे, तो बहुत लंबे एरिया में काफी एरिया में जमीन होती थी। बाद में उस जमीन को छोटे छोटे टुकड़े में बांट के लोगों ने अपने हथिया लिया। अब हथियाने के बाद क्या हुआ? कोई खेती करता था, कोई खेती नहीं करता था। तो अब क्या कि जो पहले लैंडलॉर्ड जबरदस्ती से लोगों से खेती कराते थे और जितने ग्रेन पैदा करते थे वो ग्रेन्स पैदा नहीं हो पाता था, जिसके वजह से क्या होगा एक तरह से फॉर्म में इमरजेंसी डिजास्टर एक तरह से हो गया, इमरजेंसी हो गया, मतलब किसानी में इमरजेंसी हो गया। जो ग्रेन्स प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन होना बंद कर दिया। अब इसने सोचा लेनिन ने अभी लेनिन के बाद जो स्टेलिन आया था, स्टेलिन सोचा कि अगर ऐसे ही कहानी चलती रही तो क्या हो जाएगा, रसिया फिर से एक अकाल यानी फेमाइन के स्थिति में पहुंच जाएगा जिससे लोग खाने बिना मरना शुरू करेंगे। तो इसने दिमाग लगाया। दिमाग क्या? 1928 में क्या किया? पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरवाइजिंग इंट्रो इन्फोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग। अब बाद में क्या होता है कि कलेक्टिवनेस का सिस्टम वहां पे होता है कि वहां पे ऐसा प्लान बनाते हैं कि बोले कि जमीन को सारे जमीन को जो अलग अलग है उसको इकट्ठा करेंगे और सभी जितने उसके जो छोटे छोटे मालिक हैं उनको भी इकट्ठा करेंगे। अब इकट्ठा करने के बाद अब सारे लोग सामूहिक तरीके से खेती करेंगे, उससे क्या होगा पैदावार बढ़ जाएगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये पैदावार में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके वजह से जो इनके पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने जगह जगह एरिया में जहाँ पे ग्रेन प्रोड्यूसिंग होता था उस एरिया का टूर किया, उन्होंने सुपरवाइजिंग किया। इसके बाद ग्रेन कलेक्शन जबरदस्ती से ग्रेन कलेक्शन किया, जबर इन्फोर्स मतलब जबरदस्ती किया। रेडिंग कुलक्स, कुलक्स वो लोग थे तो जो एक तरह से विशिष्ट लोग होते थे, स्पेशल लोग होते थे, जो एक तरह से फिर से जमींदार जैसा बिहेव करते थे, उनको यहाँ पर रेड किया गया। जो उन्होंने एक तरह से काला बाजारी करने का मतलब सारे अनाज को छिपा के रखते थे उसको उन्होंने रेड करके वापस लिया। ये सब सारी चीजें दोबारा रशिया में स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स रन देम along industrial lines with the machinery it was necessary to eliminate kulaks। अब क्या कि फिर से इन्होंने जो कुलक्स थे उसको एलिमिनेट करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट एंड टेक अवे लैंड फ्रॉम द पीजेंट एंड स्टैब्लिश स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल लॉज फॉर्म। मैंने वही बात आप लोगों को बोला कि क्या हुआ कि एक तो उन्होंने कुलक को एलिमिनेट करने की बात की एंड जो किसानों के पास जमीन थी उसको लेकर, और जैसे एक नहीं होता कि एक बहुत बड़े या तो उन लोगों को दिया जाए या तो बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़े फर्म को दिया जाए जो उसमें खेती करे।
तो यही है कलेक्टिविजेशन, जो कलेक्टिविजेशन है वो यही है। इट वॉज स्टालिन्स कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम फ्रॉम, इसी को कलेक्टिविजेशन बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द कलेक्टिविजेशन, तो यू विल राइट ओनली दिस लाइन। कौन सा लाइन लिखोगे कि टू डेवलप मॉडर्न फॉर्म एंड रन देम along इंडस्ट्रियल लाइंस विथ मशीनरी। जैसे इंडस्ट्रियल का ग्रोथ हो रहा था, वैसे ही एग्रीकल्चर का ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, इट वाज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम द पीजेंट्स एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स। एक लार्ज फार्म्स कंट्रोल करने की प्लानिंग चल रही थी, ठीक है। एंड इट वाज स्टालिन्स कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम, और इसी को स्टालिन का कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम बोला जाता है, ठीक है। फ्रॉम 1929 द पार्टी forced all peasants to cultivate in the collective farms। अब एक तरह से क्या हो गया, जिसे कोलखोज कहा जा रहा था, कलेक्टिव फार्म को कोलखोज बोला जा रहा था रशियन लैंग्वेज में। फिर बाद में जब किसानों की जमीन ले ली गई, फार्म बड़ा सा फार्म बनाया गया, फिर बाद में किसानों को जबरदस्ती किया गया कि तुम खेती करो, उसमें सभी लोग एक साथ मिलकर खेती करो। बट उसका रिजल्ट क्या होता है, peasant worked on the land and the kolkhoz profit was shared। अब हुआ क्या कि पिजेंट तो कुछ काम किए, और जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, उस जो कोलखोज में जो फार्म में प्रॉफिट हो रहा है, उसको भी शेयर भी किया जा रहा था। इनरेज्ड पिजेंट रेसिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक। बिटवीन 1929-1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाई 1/3। दोज हु रजिस्टेड कलेक्टिविजेशन वर सेवरली पनिश्ड। और होता क्या है कि ये सब सारे जब शेयर प्रॉफिट डिवाइड होता है, तो इसमें किसानों को वो फायदा नहीं मिलता है जितना फायदा उनको पहले मिलता था। अब ये फायदा मिलता नहीं था, अब इसके वजह से क्या हो गया कि किसानों ने किसानी करना छोड़ दी, और बहुत से लोगों ने अपने जो कैटल्स को क्या किया, मारना शुरू कर दिया। मतलब बोले हम अपने जानवरों को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने अपने जानवरों को मार दिया, बोले कि ये जानवर नहीं रहेंगे तो खेती भी नहीं होगी। तो इस तरह से जो कलेक्टिविजेशन था स्टेलिन का, उसका विरोध होने लग गया, और जो जो भी उनका विरोध किया उनको बहुत भयानक तरीके से पनिश किया गया। किसी को जेल भेजा गया, किसी को मार दिया गया, किसी को देश से निकाला कर दिया गया। ये सब सारी चीजें फिर से स्टेलिन भी वही काम करना शुरू कर दिया। एंड होता क्या है, जब पीजेंट खेती करना छोड़ देते हैं, देन व्हाट हैपन, मेनी वर डिपोर्टेड एंड एग्जाइल्ड। बहुत सारे लोगों को देश निकाला कर दिया जाता है। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिविजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज। और जो प्लानिंग, जो ऑब्जेक्टिव, जो टारगेट लेके स्टेलिन ने कलेक्टिविजेशन स्टार्ट किया था, वो प्लानिंग क्या था कि ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज करना था। बट फाइनली हुआ क्या, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि किसानों की किसानी चली गई, और किसानों की जमीन चली गई, किसानों के जो जानवर थे वो मर गए, किसान जेल में चले गए, किसान देश से बाहर चले गए। ये सब सारी चीजें इसका होने लग गया, इसका इम्पैक्ट। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 1933 led to one of the most devastating famine in the Soviet history। अब होता क्या है, जब देखिए एक तरह से आदमी देखो कोई भी डिसीजन लेता है, तो उसके डिसीजन के बारे में हमेशा पॉजिटिव नहीं, उसके कुछ निगेटिव एंगल भी लेके चलना चाहिए कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो इसका निगेटिव एंगल भी क्या क्या हो सकता है। हम लोग इतिहास पढ़ने का हमारा सिर्फ एक ही रीजन है कि हम इतिहास में देखते हैं, हिस्ट्री में हमें बात देखते हैं कि हम क्या गलतियां हुई थी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई थी, तो उस जो गलती है उसको हम दोबारा रिवाइज ना करें। होता क्या है, स्टेलिन जो है कलेक्टिविजेशन का जो प्रोग्राम है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट होता है। उस समय सबसे ज्यादा सबसे खराब हार्वेस्टिंग होती है, सबसे कम फसलों की पैदावार होती है, और कम से कम उस समय 1930 से 1933 के बीच में, 1930 to 1933 के बीच में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, जो सोवियत हिस्ट्री का सबसे बड़ा अकाल होता है, जिसमें 4 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, मीन्स 40 लाख लोग सिर्फ अकाल के वजह से मारे जाते हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 40 लाख लोग सिर्फ खाने बिना मरते हैं, एंड ओवर ओवर 2 मिलियन वर इन द प्रिजन्स
आर लेबर कैंप्स। अब क्या होता है कि जो ऐसे होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, बोलते हैं कि हमको इसमें फायदा नहीं हो रहा है, हमको खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है, हमको हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोग जिन्होंने किसानी छोड़ दी थी और स्टेलिनिज्म का विरोध किया था, कलेक्टिविजेशन का विरोध किया था, उनको या जेल में डाल दिया गया और लेबर कैंप बनाया गया, वहां पे डाल दिया गया। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स। उसमें से मोस्टली ऐसे थे जो इनोसेंट थे, निर्दोष थे, क्योंकि अब आपके साथ कोई जबरदस्ती करेगा, चाहे कोई भी गलत काम करेगा, तो अगर आपके लिए गलत होगा तो उसका अपोज करोगे। तो यही चीजें वो लोग कर रहे थे। तो इसमें कोई इनोसेंट, कोई क्या होता है कि गिल्टी नहीं होना चाहिए, बट उसमें क्या होता है, उसको सभी लोग क्राइम लेस होते हैं, फिर भी नो वन स्पोक फॉर देम। वो अपने लिए बोल नहीं सकते थे, कोई भी उनके लिए ना वो अपने लिए बोल सकते थे, ना कोई उस समय एक ऐसा व्यक्ति था स्टेलिनिज्म के सामने कि वो उसको उसके खिलाफ कोई बोल सके। A large number were forced to make false confessions और देखिए कन्फेशन अंडर द टॉर्चर। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, कि पुलिस आपको पकड़ के लेके जाती है और जबरदस्ती से कन्फेस करवाती है कि आप ऐसे बोलो कि मैंने ही मर्डर किया है। ऐसा जरूरी नहीं कि होता है, मतलब होता भी है, और बाद में आदमी कोर्ट में जाकर बोलता है नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, पुलिस ने जबरदस्ती मुझे टॉर्चर करके बोला था। तो यही सारी चीजें वहां रसिया में हो रही थी कि जबरदस्ती से कन्फेशन कराया जाता था, उनको ये स्वीकारा जाता था कि हाँ मैंने गलती किया है, और टॉर्चर करके कन्फेस करके उनको क्या किया जाता, एग्जीक्यूटेड कर दिया जाता था, यानी जेल भेज दिया जाता था, या फांसी पे चढ़ा दिया जाता था, या देश निकाला कर दिया जाता था, ये सब सारी चीजें। अब उसमें क्या हुआ, सेवरल एमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। उसमें इतने लोगों में से मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो बहुत टैलेंटेड लोग थे, चाहे वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में टैलेंटेड, चाहे वो फार्मिंग में, चाहे वो आर्ट में, इन सब सारी चीजों में, ड्राइंग में, ये सब सारे टैलेंटेड लोग थे। जिसने जिसने भी स्टेलिनिज्म का और कलेक्टिवनेस का विरोध किया, सबको कहाँ कर दिया गया, या तो जेल में डाल दिया गया, या तो देश निकाला कर दिया। तो ये था इम्पैक्ट। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि स्टेलिनिज्म कौन था, तो एकदम सिंपल आंसर है कि लेनिन के बाद उसका भाई जो स्टेलिन था, उसने अपना थीसिस चलाया, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन चलाया, जिसको हम स्टेलिनिज्म बोलते हैं। एंड कलेक्टिविजेशन एक फार्मिंग था, जिसमें कुलक से एंड किसानों से जमीन ले ली गई और उसमें कलेक्टिव फार्मिंग कराना शुरू कर दिया गया, जिसको हम कलेक्टिविजेशन बोलते हैं। और अगर पूछता है कि कलेक्टिविजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो आप इसमें बोल सकते हो कि बैड हार्वेस्टिंग हुआ, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, 40 लाख लोग मर गए, एंड कम से कम 20 लाख के करीब को जेल में डाल दिया गया, लाखों लोगों को देश, मतलब ये सब सारी कहानी यू कैन राइट इन योर एग्जाम। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। देखिए वो सब सारी चीजें चली रही थी, उसके बाद, और उसके बाद क्या हुआ, जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, बट आपके जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसमें यहीं तक दिया हुआ है। स्टेलिनिज्म दिया हुआ है, और स्टेलिनिज्म का जो इम्पैक्ट है वो दिया हुआ है, और कलेक्टिविजेशन के बारे में दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे जो ग्लोबल इम्पैक्ट, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया रेवोल्यूशन क्या है। तो existing socialist party in the Europe did not wholly approved of the way the Bolshevik took power and kept it. However, the possibility of workers' state fired people's imagination across the world. In many countries, communist party were formed, like Communist Party of Great Britain. The Bolshevik encouraged colonial peoples to follow their experiment. अब देखो यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो यूरोप में जो चीजें हुई थी, जो रशिया में हुई थी, जिस तरह से बोल्शेविक ने पावर को ले लिया, और इसके बाद जो भी सारी घटनाएं घटित हुई, एक बिल्कुल एकदम सही तो नहीं बोला जा सकता है, बट एक बहुत बड़ा चेंज था, एक बहुत बड़ा चेंज था, जहाँ पे जार का पावर खत्म हो जाता है, इसके बाद पावर जो है लोगों के हाथ में चला जाता है, किसान जमीन ले लेते हैं, ये सब सारी चीजें होती है। और ये ऐसा दौर था जिस समय मैक्सिमम कंट्री जो थी कॉलोनियल थी। कॉलोनियल का मतलब होता है कि मैक्सिमम कंट्री किस मतलब इंग्लैंड के अंडर में थी। तो इस चीज के बाद ये जो घटनाएं रशिया में घटित हुई, जिसमें बोल्शेविक ग्रुप एक पावर के रूप में उभरा, इसके वजह से इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ हर एक कंट्री के ऊपर हुआ। जैसे इंडिया की भी बात करें, चाहे ब्रिटेन की भी बात करें, तो वहां पे भी कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की गई,
ठीक है। और इसके बाद बोल्शेविक, बोल्शेविक जो ग्रुप था, बोल्शेविक के वजह से लोगों के अंदर ये इंक्रेज आया कि जो कॉलोनियल लोग हैं, जो और जैसे ब्रिटेन के लोग हैं, इंडिया में हैं, चाहे अफ्रीका में है, इन्होंने जैसे हमारे ऊपर जानबूझ के शासन कर रहे हैं और हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। ऐसी सोच, ऐसी धारणा जो ग्लोबल लेवल पे स्टार्ट हो गई। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। अब क्या है, many non-Russian from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East 1920, and the Bolshevik founded Comintern, an international union of Bolshevik Socialist Party। देखिए वहां पे एक, जैसे मान ली रशिया की अगर बात करें, तो रशिया चाहे इंडिया चाहे किसी भी कंट्री की बात करें, तो हर एक कंट्री में दूसरे कंट्री के लोग भी आके रहते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया, एक इंटरनेशनल यूनियन बना, एक इंटरनेशनल जो एक यहाँ पे है कॉमिंटर्न। कॉमिंटर्न का मतलब होता है COM से होता है कम्युनिस्ट, ठीक है, ये से मतलब हो गया कम्युनिस्ट, और इंटर्न से मतलब हो गया इंटर्न मतलब इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी बनी, जो रशिया में हर एक कंट्री के लोग रहने वाले उसके मेंबर बने। अब इससे आप लोग सोचोगे कि रशिया में अगर एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी बनती है और नॉर्मली मैक्सिमम कंट्री के लोग उसके अगर मेंबर बनते हैं, तो उससे दूसरे कंट्री को फायदा क्या होगा। तो इससे फायदा ये होगा बेटा कि क्या होगा कि जब फॉर मान लो एग्जांपल, अगर इंडिया का कोई आदमी है जो वहां पे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी का मेंबर बनता है, तो वो इंडिया में भी कम्युनिस्ट को फैलाने की कोशिश करेगा, कम्युनिस्ट की विचारधाराओं को फैलाने की कोशिश करेगा। और जो सत्ता में लोग हैं, जो सत्ता कुछ लोगों के हाथ में है, उस सत्ता को निकाल के और लोगों के हाथ में देने की कोशिश करेगा। तो उससे ये फायदा हुआ वहां, और दूसरे कंट्री में भी फायदा हुआ। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, और वहां पे of the workers of the East. By the time of outbreak the Second World War, the USSR had given socialism as a global face and world stature। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कम्युनिस्ट एक तरह से यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स मतलब काम करते थे। वहाँ पे उनको बातें सिखाई जाती थी, कैसे कम्युनिस्ट को बढ़ाया जाए, कैसे सोशलिज्म को बढ़ाया जाए। और यहाँ से लोग सीख सीख कर अपने दूसरे कंट्री में जाके भी इसको स्प्रेड करने के बारे में सोचना शुरू कर दिए थे। ठीक है। और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बहुत ही भयानक तरीके, जो सोशलिज्म है वो ग्लोबल फेस एक तरह से बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ा, जिसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में भी देखने को मिलता है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ, और 1947 में हमारा देश भी आजाद हुआ। तो ये सब सारी चीजें, अब आप सोच रहे होगे कि हम रशिया के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, फ्रेंच के बारे में पढ़ क्यों क्यों रहे हैं। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रशिया में जो रिवोल्यूशन होता है, रशिया में जो सोशलिज्म ग्रुप पैदा होता है, रशिया में जो कम्युनिज्म ग्रुप पैदा होता है, फ्रेंच में जो रिवोल्यूशन होता है, सभी रिवोल्यूशन का कहीं न कहीं इम्पैक्ट इंडिया में बिल्कुल क्लियरली देखने को मिलता है, जिसके वजह से ही हमारा देश 1947 में आजाद होता है। लेटर टू द प्रेसिडेंट। देखो बेटा, ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखेंगी, मतलब आप थोड़ा सा पढ़ोगे और बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसको पढ़ने से ही आप उस समय का कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय कंडीशन क्या था रशिया में, कैसे लोगों का सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता था, बच्चों के एजुकेशन कैसा इम्पैक्ट था, घर में लोगों की कंडीशन क्या थी, लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, ये सब सारी चीजें। तो एक ऐसे एक मैं एक लेटर पढ़ रहा हूँ, लेटर टू प्रेसिडेंट। क्या है, ड्रीम्स एंड द रियलिटीज ऑफ द सोवियत चाइल्डहुड। सोवियत चाइल्डहुड का मतलब एक बचपन में एक बच्चा है जो क्या करता है, लेटर लिखता है। क्या है, डियर ग्रैंडफादर कॉलिनिन। कॉलिनिन कौन था, उस समय सोवियत प्रेसिडेंट ये था। ये है लेटर 1933 का। ठीक है। एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है लेटर। एक 13 साल का बच्चा जो है, ठीक है, ये क्या करता है, सोवियत जो है, सोवियत रूस जो है, उसके प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखता है। आप इस लेटर को पढ़ोगे तो इसमें सारा कंडीशन समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, माई फैमिली इज अ लार्ज,
there are 4 children. We don't have a father. He died. क्या है? Fighting for the workers' cause. And my mother is ailing. I want to study very much, but I cannot go to school. I had some old boots, but they are completely torn and no one can mend them. मतलब यहाँ पे ये गरीबी का इतना भयानक वर्णन किया हुआ है कि आप इसको पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि एक बच्चा है, उसके मतलब फादर मर चुके हैं, उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और वो बच्चा पढ़ना चाहता है। उसके फादर जो है फाइटिंग में मर जाते हैं, वर्कर्स के लिए मर जाते हैं, जो पहले भी वर्कर्स के लिए लोग लड़ रहे थे। और इसके बाद वो बच्चा, उसके घर में 4 बच्चे हैं, वो बच्चा बहुत पढ़ना चाहता है बट वो पढ़ नहीं सकता है। इतना गरीब है कि उसके पास बूट है बट वो बूट जो है कंप्लीटली फटा, वो मतलब बूट इतना भयानक, मतलब इतनी बुरी तरह से फटा हुआ है कि नो वन कैन मेंड देम। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, नो वन कैन मेंड देम मतलब वो ऐसे फटा हुआ है उसका बूट और शू, जिसका रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है। माई मदर इज सिक, वी हैव नो मनी, नो ब्रेड। मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं। लेटर कौन, एक 13 साल का बच्चा है जो अ, अपने उसको लिख रहा है। बट आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, देयर स्टैंड्स बिफोर अस द टास्क ऑफ स्टडिंग, स्टडिंग स्टडिंग एंड स्टडिंग। दैट इज वाट व्लादिमीर लिच लेनिन said, but I have to stop going to school. We have no relatives and there is no one to help us. So I have to go to work in a factory to prevent the family from starving. Dear grandfather, I am 13. I study well and have no bad reports. I am in class 5. मतलब एक क्लास 5 का बच्चा है। इसके आप लोग देखिए, ये एक जो लेटर है ना, एक तरह से एक मॉडल लेटर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रसिया में एक ही बच्चा था जिसके साथ एक कंडीशन थी। रसिया में बहुत जो वार हुए, सिविल वार हुए, लोग गरीब हुए, पीजेंट मरे, ये सब सारी चीजें, वर्कर्स मरे, उसमें ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें एक 5 साल का बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है बट उसको क्या करना पड़ता है, अपने घर के, अपने लिखा है ना कि आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, मेरे कोई भी रिपोर्ट आज तक खराब नहीं आई और मैं क्लास 5th में हूँ, लेकिन मुझे जबरदस्ती क्या करना पड़ रहा है, एक फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि टू प्रिवेंट द फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग, हम अपने फैमिली को भूख से बचाने के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है। तो और मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, तो प्लीज हमें हेल्प कीजिए। तो ये कंडीशन सिर्फ ये इसलिए दिखा हुआ कि कितना भयानक कंडीशन रसिया में उस समय चल रहा था कि बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने परिवार को बचाने के लिए फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर थे। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, अभी इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या है? एमंग दोज द रशियन रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड वर मेनी इंडियंस। जो रशिया में रिवोल्यूशन हुआ था, इसके वजह से बहुत सारे इंडियन इंस्पायर्ड हुए थे। सेवरल अटेंडेंट द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, और बहुत लोग रशिया में जाके जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी था उसको अटेंड भी किए थे, वहां पढ़ाई भी किए थे, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश किए थे, कम्युनिस्ट काम कैसे करती है, कम्युनिज्म है क्या, कम्युनिज्म से फायदा क्या होना, ये सब सारी चीजें। बाय द मिड 1920 द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। और 1920 में अगर हम बात करते हैं, हम आज के देश में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भी एक नेशनल पार्टी है। और आपको ये भी पता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ था, बट उसके बाद सेकेंड नंबर की अगर पार्टी को इस्टेब्लिश हुई थी तो कम्युनिस्ट पार्टी हुई थी इंडिया के अंदर। जबकि इंडियन जो 1885 में ये जो कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ था, इसको एक ब्रिटिशर्स ने किया था जिसका नाम था एओ ह्यूम, बट 1920 में जो कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ के लोगों ने किया था। एंड इट्स मेंबर केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, और जो इसके मेंबर इंडिया में थे वो कंटिन्यू सोवियत
कम्युनिस्ट पार्टी के टच में थे, जो मैंने आपको बताया था ना, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी, उसके तहत ये लोग एक दूसरे से उसमें मतलब कांटेक्ट में रहते थे, सो दैट कि कोई भी इम्पैक्ट हो सके तो वहां से रसिया इनके ऊपर डाल सके। The important Indian political and culture figures took an interest in the Soviet experiment and visited Russia. और जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लोग थे, जो फिगर्स होते हैं ना, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये जो रविन्द्रनाथ, इस टाइप के लोग जो काफी फेमस पर्सनालिटी थे, उन्होंने रसिया में विजिट किया और रसिया की जो सोशलिज्म है उस सोशलिज्म को देखा, और उसके बारे में इन्होंने अपने राइटिंग में भी, जो इन्होंने बुक्स लिखे हैं, जो इन्होंने मैगजीन्स लिखे हैं, उसमें भी ये सब सारी चीजें देखने को मिलती है। In India, writings gave impression of the Soviet Russian. In Hindi, R.S. Avasthi wrote in 1920 to 21 Russian Revolution, Lenin, his life and his thoughts, and later the Red Revolution. ये देखिए, जो एक R.S. अवस्थी हैं, जो एक तरह से हमको इनको हिस्टोरियन भी बोल सकते हैं और एक राइटर भी थे, ऑथर भी थे, जो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में 1920 और 1921 के बीच में बुक्स लिखे हैं। जिसका बुक्स, कोई भी चीज लिखी जाती है उसमें बहुत सारे, मतलब क्या हुआ, रीजन क्या था, उसके क्या लोगों ने गलती, ये सब सारी चीजें लिखी जाती सो दैट लोगों को उससे फायदा हो। इसके अलावा HD विद्यालंकर रोट द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ द रशिया। इन्होंने भी एक तरह से बुक लिखी जिसमें रशिया का रीबर्थ और द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया के बारे में उन्होंने लिखा। देयर वॉज मच दैट वॉज रिटेन इन द बंगाली, मराठी, Malayalam, Tamil and Telugu. Almost every language, in every language, the author had written the books about rise of Russia, rebirth of Russia, Russian Revolution, everything. And Indian communists mobilized support for the USSR during the Second World War. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारा जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो रशिया को सपोर्ट कर रहे थे। एमएन रॉय was an Indian revolutionary, a founder of the Mexican Communist Party. मैक्सिको में इन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था जिसका नाम है मैक्सिको कम्युनिस्ट पार्टी, एंड द प्रोमिनेंट कमिटेड लीडर इन इंडिया, चाइना एंड यूरोप। और इंडिया और चाइना, जो मैंने बोला था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी के बहुत फेमस लीडर थे जो इंडियन मूल के हमारे थे। कौन था? एमएन रॉय। ठीक है, तो एमएन रॉय के बारे में कभी कभी आता है, हु वाज एमएन रॉय। तो जो एमएन रॉय थे वो क्या थे? एक तो ही फाउंडेड द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड ही वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल। यहाँ पे आपका जो चैप्टर 2 है, जो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, सोशलिज्म और इन रसिया, राइज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ये सब सारे जो भी टॉपिक्स था फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट पूरा कंप्लीट होता है। एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द चैप्टर Nazism and rise of Hitler. That means we have already discussed and learned about the French Revolution, and after French Revolution we have studied and discussed and learned about the Russian Revolution, and after that we will start Nazism and the rise of Hitler. This means we will discuss about the Germany, because Hitler was the dictator of the Germany. Thank you very much. Have a nice day.